खबरें देश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने कंबोडियाई समकक्ष हुन सेन के साथ बातचीत की। इस दौरान क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और मेकांग गंगा सहयोग कार्य योजना के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग सहित भारत कंबोडिया के बीच मजबूत विकासात्मक साझेदारी की समीक्षा भी की। वर्चुअल बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, मानव संसाधन विकास, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क और कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार सहित तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पोस्टर का भी अनावरण किया। उन्होंने भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग होने पर 2 करोड़ रुपए तक की छूट देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष कांस फिल्म महोत्सव में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की भागीदारी देश की आजादी के 75 वर्ष, कांस फिल्म महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ और भारत और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष के सुखद संयोग के महत्वपूर्ण अवसर को प्रतिबिंबित करती है। प्रधानमंत्री ने सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस महान फिल्मकार की एक फिल्म को कांस क्लासिक श्रेणी में दिखाए जाने के उद्देश्य से संरक्षित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की राजधानी किंग्सटाउन पहुंचे। गवर्नर जनरल डेम सुजान डौगन ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की अगवानी की। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की पहली यात्रा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को नेत्र स्वास्थ्य के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। तमिलनाडु राजभवन से अनंत बजाज रेटिना इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने निजी अस्पतालों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह केंद्र खोलकर सरकारी प्रयासों में मदद करने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों को शामिल करते हुए स्थानीय भाषाओं में लोगों में अलग अलग माध्यमों से जागरूकता फैलाने की बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान बुधवार को कोटा में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर किसानों, पशुपालकों, लघु उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्धता में उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि बैंक सर्विस सेक्टर तक सीमित न रहें बल्कि रोजगार का साधन बने। आज युवाओं के नवाचारों के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बैंक अधिकारी संवेदना के साथ काम करें ताकि वो भी स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन पाएं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी पेरा रेवलन को 31 साल बाद बुधवार को रिहा कर दिया गया है। जेल में अच्छा व्यवहार होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पेरा रेवलन को छोड़ने का फैसला किया। वो पिछले 31 साल से जेल में बंद है। जब उसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरुबुदूर में जनसभा के दौरान हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया, तब वो केवल 19 साल का था। वो इतने सालों से कोर्ट से यही कहता रहा कि उसे इस हत्याकांड के साजिश की कोई जानकारी नहीं थी। सीबीआई ने कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले में लोकसभा सांसद कार्ति चिदम्बरम के निकट सहयोगी एस भास्करमन को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पंजाब में तलवंडी साबो बिजली परियोजना में काम कर रहे चीन के 263 नागरिकों को पुनः परियोजना वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में कार्ति के खिलाफ सीबीआई ने बुधवार को मामला दर्ज किया था और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। ये मामला 2011 का है जब कार्ति के पिता पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। गुजरात में एआईएमआईएम प्रवक्ता दानिश कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई साइबर क्राइम सेल की ओर से की गई। दानिश कुरैशी ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। दानिश कुरैशी ने सोशल मीडिया पर शिवलिंग के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की ओर से दानिश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर बेहद अभद्र और भड़काऊ ट्वीट करने पर
दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के एक वकील की शिकायत के आधार पर रतन लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। नौसेना ने सी किंग हेलीकॉप्टर से स्वदेश विकसित पहली नौसैनिक पोतरोधी मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। परीक्षण ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये परीक्षण विशिष्ट मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारतीय नौसेना का स्वदेशीकरण करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के सहयोग से ये परीक्षण किया। नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के 1 महीने के बाद नई मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब बात करते हैं देश के विभिन्न राज्यों से आई हुई खबरों की, यानी कि राज्यवार खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली के 3 नगर निकायों को एक करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अभी दिल्ली के तीनों नगर निगम उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पर भाजपा का कब्जा है और इस अधिसूचना के बाद ये तीनों अब औपचारिक तौर पर एक नगर निगम के रूप में काम करने लगेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले आंदोलनकारी किसानों की मांग स्वीकार करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को 14 जून और 17 जून को धान की अलग अलग बुआई के नए कार्यक्रम का ऐलान किया। इस बीच भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड मामले को लेकर सीएम भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर की रेकी के मामले में जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी रईस अहमद असदुल्लाह शेख ने डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन परिसर की रेकी की थी और भवन का वीडियो पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर को भेजा था। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए त्यागपत्र को ट्विटर पर पोस्ट करके ये जानकारी दी कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में MBAS अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि व्यवस्थाओं में सुधार कर OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बढ़ाए जाएं ताकि रोगी और उनके परिजनों को कोई असुविधा ना हो। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। अनिल बैजल को दिसंबर 2016 में राष्ट्रीय राजधानी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के 9 न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 44 हो गई। केंद्र सरकार ने इन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना 13 मई को जारी की थी। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति और उसके सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद वरिष्ठ नेता बसवराज होराती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गुजरात के मोरबी के हलवाड़ GIDC में एक नमक कारखाने की दीवार गिरने से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। असम में बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बीच सेना, राष्ट्रीय आपदा बल और स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। राज्य के 26 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 9 लोगों की जान भी गई है। करीब 40,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। वहीं भारी बारिश के चलते असम की बराक घाटी और दीमा हासाओ जिले समेत पड़ोसी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों से सड़क और रेल संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। असम और मेघालय में कई जगह सड़क और रेल पटरी बह गई। मौसम विभाग के मुताबिक
त्रिशूर, पलक्काड, मलाप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कुन्नूर और कासरकोड जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अलपुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों और लक्षद्वीप के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल के तटवर्ती क्षेत्रों और लक्षद्वीप में 40-50 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। उत्तर कोरिया ने कोविड की स्थिति अति गंभीर हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 2,62,270 कोविड-19 के संदिग्ध लक्षणों वाले मरीज सामने आए हैं। कोविड मरीजों की संख्या 2 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है। कोविड के अत्याधिक मामले सामने आने के एक हफ्ते बाद उत्तर कोरिया ने उसे स्वीकारा। वहीं स्वास्थ्य देखभाल और संसाधनों की कमी के बावजूद संक्रमण की दर को धीमा करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर नाटो में शामिल होने के अपने दबाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन और फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो से मुलाकात करेंगे। तीनों के बीच की बैठक की मेजबानी व्हाइट हाउस करने वाला है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। रूस ने कहा है कि मारियुपोल के चूर्णित इस्पात संयंत्र के अंदर रुके हुए करीब 1000 यूक्रेनी लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। चीन पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग झील के आसपास के अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। ये चीनी सेना के लिए इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्द पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। उपग्रह की तस्वीरों और इस घटनाक्रम से परिचित लोगों ने ये जानकारी दी है। 2 साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में कई तनाव वाले बिंदुओं पर भारतीय और चीनी सेनाओं में जारी गतिरोध के बीच इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस नए निर्माण को लेकर भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या टिप्पणी नहीं आई। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इससे वो देश में चल रहे ईंधन के संकट को दूर करने की कोशिश करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अनाज के संकट को लेकर विश्व बैंक ने कहा है कि एक प्रमुख अनाज उत्पादक नया वित्त पोषण अगले 15 महीनों में खाद्य और उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने, अधिक व्यापार की सुविधा और कमजोर परिवारों और उत्पादकों का समर्थन करने के लिए परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की मुद्रा का हाल डॉलर के आगे बुरा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 200 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। हाल में पाकिस्तानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से 195 रुपए के पार चली गई।